हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में। सभी दोस्तों का, सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। यहाँ पर आपकी सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार देखने के लिए मिल रही हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फिफ्थ पेपर, ठीक है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट भी बहुत जल्द ही स्टार्ट आपके होने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहें क्लास में एंड तक। और ये क्लासेस आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अलग से भी आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था उसके जस्ट आगे के सवाल से हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ये 2015 की परीक्षाओं में आ चुका है प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा रूपांतरित सेल, ठीक है। इस बारे में आपको कई बार 3 से 4 बार ऑलरेडी पढ़ाया भी जा चुका है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पढ़ाया गया था और यहाँ पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, और पुरानी क्लासेस भी आपको, इससे पहले की क्लासेस मतलब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगला सवाल आपका, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नगर जो नहर जो है वो आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। किन किन सागरों को, लाल सागर, ठीक है, और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। कौन सी नहर, स्वेज नहर, ठीक है। अगला सवाल है आपका, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर, अमेजन और जारे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थी, आपको बताना है। अमेजॉन नहीं है यहाँ पर, अमेजन है, ठीक है। अमेजन और जारे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय थे मत्स्य पालन, यानी कि जो मछली पालन होता था वो, दुग्ध पालन, दुग्ध उद्योग, ठीक है, दूध वगैरह का उद्योग लगाते थे, और पशुपालन, पशु से ही ये आपका दुग्ध जो है उसका उद्योग स्टार्ट करते थे। अगला सवाल आपका, आग्नेय सेल के उदाहरण बता दीजिए। चलिए फटाफट, जो आग्नेय सेल होती हैं, अभी बताया था आपको ऊपर, आग्नेय सेलें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेलें, पत्तदार सेलें और रूपांतरित सेलें, ठीक है। तो यहाँ पर आग्नेय सेल के एग्जाम्पल आपको बताना, तो जो ग्रेनाइट होती है आपकी, ठीक है, और जो बेसाल्ट होती है, ये क्या होता है, ये तरह की आग्नेय सेलें ही आपकी होती हैं, ठीक है। अब बताना आपको पेंजिया क्या, बताइए पेंजिया किससे कहते हैं, ठीक है। तो पेंजिया आपको बताना कि पेंजिया किसे कहते हैं। तो बताना पेंजिया भूस्खलन के कारण, ठीक है, जब भूस्खलन होता है तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित हो जाता है उसे ही पेंजिया कह देते हैं आपका, ठीक है। जो भूस्खलन होता है, ठीक है, लैंडस्लाइड, तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे ही आपको पेंजिया बोल देते हैं। अगला सवाल आपका, प्रथम और द्वितीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपकी आयोजित की गई थी अजात शत्रु हर्षवंश के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। स्थल का नाम भी आप देख लीजिए, सप्तपर्णी गुफा में, और अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी आयोजित की गई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली विविधर ये स्थान का नाम है, और ये जो आयोजित की गई थी ये काल अशोक के शासनकाल में की गई थी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 188 है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो हिंद यूनान जो इंडो यूनानी थे, इन लोगों ने सबसे पहले गोल्ड यानी कि सोने के जो सिक्के थे वो जारी किए थे। अगला प्रश्न आपका, वाराहमिहिर कौन था, वाराहमिहिर, ठीक है, बताना आपको वाराहमिहिर। ये सारे सवाल ऑलरेडी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। तो जो वाराहमिहिर था ये गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। कौन था, गुप्त काल का एक महान गणितज्ञ था, ठीक है, और ज्योतिषाचार्य भी था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका, अगले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस प्रांत में स्थित है, यानी कि किस प्रांत में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था ये भी आपको बता देना, ठीक है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपको बताना है यहाँ पर, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो क्या देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर जो कोणार्क है वो उड़ीसा में
पुरी एक जगह है, पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में, किस प्रांत में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में जनपद और गाँव को क्या कहा जाता था? ये आपको बताना है। तो चोलों के शासनकाल में जनपद और गाँव को क्या कहा जाता था, ये आपको अलग अलग बताना है। ठीक है, तो चोलों के शासनकाल में जनपद यानी कि जिला होता था, उसको नाडु बोलते थे, नाडु। और जो गांव यानी कि जो ग्राम, जो विलेज होता था, उसको कुर्रम, कुर्रम। ठीक है, क्या बोलते थे? कुर्रम। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 192। बताना आपको इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ था? ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर का, ठीक है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहलाता है। ठीक है, जो कि 1526 में लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ था। ठीक है, और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का अंत कर दिया, यानी कि इसका शासन यहाँ से समाप्त हुआ। और उसके बाद मुगल काल की स्थापना हुई बाबर से। ठीक है, बाबर से मुगल काल की स्थापना हुई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इब्राहिम लोदी बेचारा मारा गया और बाबर ने लोदी वंश का भैया अंत कर दिया। ठीक है, और इस वंश का अंत करके भारत में फिर मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम फटाफट आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको रिवीजन करेंगे दोबारा से, तो सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रिवीजन भी एक बार अभी और आपको कराएंगे। इसके साथ आपसे पूछा गया है 193, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद साहब ने जो 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, तौहीद, नमाज, उसके बाद रोज़ा और ज़कात और हज। इसमें ज़कात के बारे में आपसे पूछा गया जा रहा है कि व्हाट इज़ ज़कात, ज़कात क्या है? ठीक है, मुस्लिम धर्म में। ठीक है, मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या अर्थ बताया, तो ये आपको यहाँ पर देखना। तो ज़कात क्या है? अपनी वार्षिक कमाई का, जो कुछ भी आप कमाई करें उस वार्षिक कमाई का। ठीक है, एक साल में मान लीजिए आपने 10,000 रुपये कमाए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका 2.5% हिस्सा जो है, 10,000 का 2.5% हिस्सा आपको दान करना है। गरीबों में भी कहीं पर भी आप जो है वो दान कर सकते हैं पुण्य के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसी को हम ज़कात बोलते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म में इस चीज़ को ज़कात बोला जाता है। अपनी कमाई का, वार्षिक कमाई का 2.5% जो है, यानी कि 2.5% जो है वो आपको केवल दान करना है, इसी को आप ज़कात बोलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 2016 में सारे सवाल आए हुए हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है 194, प्रश्न संख्या 994 है। पृथ्वी की भूप्रवृत्ति के नीचे आधा स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? फटाफट बताइए। तो पृथ्वी की भूप्रवृत्ति के नीचे आधा स्तर में 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे, ये 3 जो है वो भूप्रवृत्ति के नीचे आधा स्तर में परतें हैं। अगला सवाल है, अगले सेल की विशेषताएं बताइए। जो आग्नेय सेल होती हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानी, अग्नि सेल, तो इनकी विशेषता आपको बताना है। ये चट्टानी जीव जंतुओं और वनस्पति रहित होती है, यानी कि इनमें किसी भी तरह की जीव जंतु और वनस्पति नहीं पाए जाएंगे। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं भैया, आग्नेय सेल नहीं है। कैसे? आग्नेय सेल। ठीक है, तो इसमें कुछ पाया नहीं जाएगा, ठीक है, वरना वो बिल्कुल राख बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आगे बताया गया, इसकी अगली विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि ये रवेदार चट्टानें होती हैं। कैसी? रवेदार। ये कठोर और अपारगम्य चट्टानें होती हैं। ठीक है, पारगम्य नहीं होती हैं, तो अपारगम्य होती हैं। एक तरह से पूरी की पूरी ये कठोर होती हैं। इन चट्टानों में भैया परतें नहीं पाई जाती हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम फटाफट एक बार देख लेंगे। ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा होता है मृत या शांत, इससे कभी भी उद्गम नहीं होता, यानी कि लावा वगैरह इससे कभी नहीं निकलता। ठीक है, सुषुप्त में से किसी भी समय कभी कभी बहुत लंबे समय के बाद जो है वो ज्वाला जो यहाँ पर लावा है वो निकल सकता है। ठीक है, और सक्रिय में तो भैया हमेशा ये चलता ही रहता है। सक्रिय का तो सक्रिय भाई एक्टिव है। ठीक है, इसके पास हो जाएगा ही। मतलब 197 नंबर प्रश्न है, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन के द्वारा रेत और बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में और स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क और अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो इससे आप एक बार देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न 2 बार परीक्षा में आ चुका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2016 2018 में भी आ चुका। तो सूर्य तप, ठीक है, सूर्य तप किसे कहते हैं ये बता फटाफट आपको याद रखना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा है नहीं भी। तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को आप सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो सौर विकिरण होता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है, उसी को आप सूर्य तप कह देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मिस्ट्रल और विलिजर्ड किस प्रकार की हवाएं? मिस्ट्रल और विलिजर्ड, ठीक है, ये किस प्रकार की हवाएं? ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो मिस्ट्रल क्या? ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं। कैसी? ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं। कौन? मिस्ट्रल। जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं, ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। ठीक है, अगला आपका मिस्ट्रल कैसी हवा है? चलिए देख लेते हैं मिस्ट्रल कैसी हवा है, इसे भी देख लेंगे यहाँ पर मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल यहाँ पर आपको बता दिया। अगला है आपका
ब्लिज़र्ड या इसी को हिमझंझावत बोलते हैं, ठीक है, ब्लिज़र्ड या हिमझंझावत। ये बर्फ के कारणों से एक ध्रुवीय हवाएं रूस के टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया में ब्लिज़र्ड का स्थानीय नाम है इनका क्रमशः पुरगा या बुरान, ठीक है, पुरगा या बुरान है। जो ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, संविधान सभा कब बनाएंगी, इसमें कुल कितने लोग थे ये आपको बताना है। संविधान की जो सभा है, ठीक है, वो कब बनाएंगे, इसमें कुल कितने लोगों को शामिल किया गया था, तो देख लेते हैं संविधान सभा कब बनाई गई थी। संविधान सभा की कुल संख्या भैया 389 थी, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी यानी कि इंडियन रियासतों से बिलोंग करते थे। शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे, ये आपको बताना है। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिस तरह से अभी भारत का बन चुका है। भारत का भी अपना पृथक संविधान है, जिसे संविधान निर्माते सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ने भी निर्वाचित किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति भी जो है निर्वाचित हुए। इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया गया कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे अच्छे से और दोबारा से फिर इसकी रिवीजन करेंगे, तो आपको घबराना है नहीं, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया गया, आगे क्या बताया गया देखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 201 है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म जो होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि किसी को ऊंच नीच नहीं कहा जाता है। तो ऐसा राज्य जो पंथ निरपेक्ष होता है, ठीक है, उसमें सभी धर्मों का समान आदर समान सम्मान किया जाता है सभी धर्मों के लिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 202, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम बताइए फटाफट। कालिदास जी ने जो 2 ग्रंथ लिखे थे, कोई भी 2 ग्रंथ, रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों कालिदास जी के ग्रंथ हैं, आपको याद रखना है। 203, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम बता दीजिए जहाँ पर गुप्तकालीन चित्रकला पाई जा गई है, ठीक है। तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में, ये कहाँ है आपके, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में आपकी गुप्तकालीन चित्रकला के जो नमूने हैं वो मिले हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया। बाण के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमत स्थापित नहीं किया जा सका, ये आपको याद रखना है। इस संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं विद्वानों ने, ठीक है। तो ये आपको देखना है क्या क्या जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किए हैं विद्वानों ने, देख लेते हैं फटाफट। 2 सिद्धांत, पहला आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतला दिया है। उनका ये मत है कि राजपूत सीथियन या शकों के वंशज थे, तो 6वीं शताब्दी से लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया, ठीक है। चूंकि वे शासन का काम करते थे और वही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे फिर राजपूत कहलाए। दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है, दूसरा सिद्धांत भी देख लेते हैं फटाफट। दूसरा सिद्धांत है आपका अग्निकुंड का सिद्धांत, ठीक है। अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या बताया गया, कुछ विद्वानों ने पृथ्वी रासों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक और चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। राजपूतों के 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। उसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत ये ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता, ठीक है, यानी कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता, ऐसा भी इनका कहना। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत है जिन्हें आपको याद रखना। अगला आपका भोज किस वंश के राजा थे, ये प्रश्न 2016 की परीक्षा में आ चुका है। तो भोज जो है परमार वंश के राजा थे, इनकी राजधानी धारा नगरी थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका गीत गोविंद किसकी रचना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद जो रचना है यानी कि जो पुस्तक है ये जयदेव की है, ठीक है। किसकी, जयदेव की। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता, ठीक है, ये जयदेव के इसके रचयिता हैं कौन, जयदेव जी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, बता देना। आपका खजुराहो का मंदिर का निर्माण है वो चंदेल के राजाओं ने करवाया था। किसने, चंदेल के राजाओं ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपकी 208, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम आपको बताना है। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर, ये सारे के सारे भक्ति आंदोलन के संत थे, ठीक है। 4 आपको बता दें, 4 में से 2 तो आप याद रख ही लेंगे, ठीक है, ताकि परीक्षाओं में आप
लिख बता सकें। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 209, जलवायु का अर्थ फटाफट बताना है। जलवायु का अर्थ क्या है स्पष्ट कर दीजिए। प्रश्न भी 2016 की परीक्षा में आ चुके हैं। जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम। जलवायु क्या है? एक बहुत बड़ा इसका इलाका जिसका नॉर्मल टेम्परेचर एक रहता है, ठीक है, उसी को हम जलवायु कहते हैं, जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना हुआ है, एक लंबे समय से एक औसत एवरेज मौसम बना हुआ है, तो उसी को हम उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। तो उस इलाके की जलवायु कह देते हैं। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का जो समय है वो लगता है, ठीक है। मौसम कई घंटों में बदल सकता है। मौसम 1 या 2 घंटे के बाद बदल जाएगा, कभी बारिश आ जाएगी, कभी ठंड हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, ठीक है, कभी एकदम धूप निकलेगी। तो वो मौसम किसी भी समय चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु बदलने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। यहाँ पर हजारों साल का जो समय वो लगता है, ठीक है, सैकड़ों हजारों साल का। इसके बाद दूसरा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, आज की क्लास का अंतिम सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भैया भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद की संख्या 395 है। कितने? 395। प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करें। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।